हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छी तरह से पढ़ रहे हो ना सब? खूब मन लगा के पढ़ो बेटा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ो। और कुछ बच्चों की ये शिकायत रह रही है कि सर जब लाइव क्लास होता है कमेंट्स हम लिखते हैं, सर मेरा कमेंट पढ़ते ही नहीं है। तो बेटा दरअसल होता क्या है ना कि कमेंट इतनी तेजी से निकलता है कि ठीक से हर कमेंट को पढ़ पाना संभव नहीं होता है। तो एक उपाय कर सकते हैं, जैसे ही स्ट्रीमिंग खत्म होती है, आपकी लाइव लेक्चर खत्म होती है, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ लूंगा। जब कोई क्वेश्चन पूछता हूं आप यस सर नो सर जवाब देते हो, वो तो चलो ठीक है। बाकी किसी बच्चे का एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, किसी तरह का कोई जो है कॉन्सेप्ट होगा, तो उसको मैं अगले वीडियो लेक्चर में शामिल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब तो ये शिकायत खत्म हो जाएगी बेटा। ओके, चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग रेस्पिरेशन पर बात कर रहे हैं बेटा, चूंकि न्यूट्रिशन पर काम कर चुके हैं, रेस्पिरेशन पर वन शॉट बात करते हैं। ठीक है, देखिए रेस्पिरेशन होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। एक बायोकेमिकल प्रोसेस है बेटा। अब कहोगे सर बायोकेमिकल प्रोसेस क्या है? ऐसा केमिकल प्रोसेस जो आपके सेल में होता है, मतलब लिविंग बॉडी के अंदर होता है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस हो गया बेटा। और इसमें होता क्या है ना कि ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। ऑक्सीडेशन तो सब जानते हो बेटा, अच्छी तरह से जानते हो। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, उससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब कैसे? इसी फेनोमेना को रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब ये कैसे होता है, जरा सा इसको इन डिटेल करते हैं, है ना। इन द सेल टू ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी आपको मिलता है बेटा एटीपी के फॉर्म में। CO2 और H2O भी उसके साथ रिलीज होता है। रेस्पिरेशन मतलब सेल में क्या होता है ये समझिए। ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, CO2 बनाता है, H2O बनाता है, एनर्जी बनाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है। अब कहोगे सर ये क्या बात हो गई, ये तो समझ में नहीं आया। बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा बेटा। अभी सिर्फ डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं कि रेस्पिरेशन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। बस अभी मैंने इतना समझाने की कोशिश की है आपको, ठीक है। क्योंकि उससे पहले बेटा हम लोगों को बात कर लेनी है ब्रीदिंग पर, है ना। हम लोग जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये फेनोमेना बेटा ब्रीदिंग कहलाती है। ठीक है, और इस ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग के प्रोसीजर में डायफ्राम का भी रोल होता है। पहले ब्रीदिंग समझ लीजिए, रेस्पिरेशन पर फिर आता हूं। ठीक है, इसमें डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल होता है। डायफ्राम क्या है? एक मस्कुलर लेयर है, ठीक है, जो क्या करती है, हमारे आपके थोरैसिक कैविटी को, लंग्स वाली कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। ठीक है, एक मस्कुलर लेयर जो थोरैसिक कैविटी को, लंग्स वाले कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से, पेट वाली कैविटी से अलग करती है, वो बेटा डायफ्राम कहलाता है। ठीक है, अब जब आप सांस लेते हो, ध्यान से देखना, तो सांस लेते हो तो लंग्स फूल जाता है, डायफ्राम नीचे आ जाता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, डायफ्राम लगभग फ्लैट हो जाता है। और जब सांस छोड़ते हो ना, तो हवा तो निकल जाती है, तो साथ ही साथ डायफ्राम पर भी प्रेशर घटता है, डायफ्राम भी ऊपर की तरफ जाता है, और ये इस टाइप के शेप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप डोम शेप कहते हो, है ना। गुंबज जैसा, जैसे मस्जिद का गुंबज, मंदिर का गुंबज होता है, उसी तरह ये सेट हो जाता है। फिर सांस लेते हो, फिर नीचे आता है, सांस छोड़ते हो, फिर ऊपर चला जाता है। तो ध्यान रखना, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि डायफ्राम का क्या मूवमेंट है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना बोर्ड्स में, ठीक है, वो बिल्कुल अलग तरह के आ रहे हैं बेटा, बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फिर क्वेश्चंस का जवाब देना आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए,
एक क्वेश्चन ये भी है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या है बेटा? एक फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। और रेस्पिरेशन जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, CO2 बनता है, H2O बनता है, ATP फॉर्म करता है, मतलब एनर्जी फॉर्म करती है। तो ये बेटा एक बायोकेमिकल प्रोसेस हो गया, ठीक है। ब्रीदिंग में तो एनर्जी रिलीज होती है क्या? बिल्कुल नहीं। ब्रीदिंग में बेटा एनर्जी लगती ही है, क्योंकि सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहां एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और रिस्पायरेशन एक फेनोमेना है जिसमें एनर्जी रिलीज भी होती है, ठीक है। ब्रीदिंग सेल से बाहर होने वाला प्रोसेस है, पूरा ऑर्गन, पूरी नली इसमें काम करती है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है, इसलिए वो इंट्रासेलुलर प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। ब्रीदिंग में कोई एंजाइमेटिक एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। अब कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, आगे मैं बताता हूं आपको, ठीक है। क्योंकि ये सेल के अंदर जो है होने वाली फेनोमेना है रेस्पिरेशन, इसीलिए इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है। दरअसल होता क्या है कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है, ठीक है। अब कहोगे सर फिर ये नई बात हो गई। बेटा एक एक करके मैं लिंक कर देता हूं, सब समझा देता हूं आपको, घबराना नहीं है, ठीक है। तो ब्रीदिंग में कोई एंजाइमेटिक एक्शन इन्वॉल्व नहीं है, रेस्पिरेशन में एंजाइमेटिक एक्शन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करता है बेटा, ठीक है, जबकि रेस्पिरेशन वैरी नहीं करती। वो या तो एरोबिक हो सकती है या एनारोबिक हो सकती है, इसमें वेरिएशन नहीं होता। तो अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अगर क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस आएगा, तो आप आराम से लिख दोगे। ब्रीदिंग में एनर्जी नहीं बनती, रेस्पिरेशन में एनर्जी बनता है, वही ATP। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। ब्रीदिंग एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, ठीक है, और रेस्पिरेशन इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, सेल के अंदर होता है। ये आप और भी लिख सकते हो पूरा समझने के बाद कि ब्रीदिंग में एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, रेस्पिरेशन में एंजाइम इन्वॉल्व होता है। और देखो ना, ये तो बहुत आसान सा डिफरेंस है ना बेटा, कि ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। या आप ये भी ले सकते हो कि रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट जो है, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स में एक ही जैसा होता है, सिमिलर होता है, सेम तो नहीं कह सकते, क्योंकि एरोबिक भी होता है, एनारोबिक भी होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स ऑर्गेनिजम्स में वैरी करते हैं, ठीक है। तो आराम से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बेटा, अब यहां एंजाइमेटिक एक्शन वगैरह सब हम क्लियर कर देते हैं कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। देखना, दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक हो गया, एक एनारोबिक हो गया। अगर रेस्पिरेशन के फेनोमेना में कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज करता है, O2 यूज होती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और O2 यूज नहीं होती है, O2 नॉट यूज्ड, या तो ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है, या कोई ऑर्गेनिज्म उसका यूज नहीं करना चाहता, उसको जरूरत ही नहीं है, कम एनर्जी में ही काम चल जाता है, तो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। सिंपल। अगर रेस्पिरेशन के फेनोमेना में ऑक्सीजन यूज होता है तो एरोबिक हो गया, यूज नहीं होता है तो बेटा एनारोबिक हो गया। क्लियर है? क्लियर है? ओके। देखो एक्चुअली होता क्या है, एरोबिक और एनारोबिक को और अच्छी तरह से समझो, फिर बैक होते हैं। हमारे आपके सेल में ग्लूकोज आता है बेटा। क्या आता है? ग्लूकोज। आप जो खाना खाते हो ना, उसमें जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, पढ़ाया है मैंने आपको। और ग्लूकोज ब्लड के थ्रू सेल तक चला आता है, ठीक है। अब सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है बेटा, ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन कौन कर सकता है? एंजाइम कर सकता है। साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम्स हैं जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके पायरुवेट में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो बहुत सारे बुक में पायरुविक एसिड भी लिखा हुआ है, बहुत सारे बुक में पायरुवेट भी लिखा हुआ है।
ठीक है, तो आपको यहाँ एंजाइम याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है किसी भी मैटर को। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कहां पर बेटा? साइटोप्लाज्म में। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ये कॉमन प्रोसेस है कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटेगा। अब उसके बाद दूसरा रास्ता देख लो, फिर क्या होगा। अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होना है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन है, तो ये पायरुवेट जो है ये चला आएगा कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, पायरुविक एसिड और पायरुवेट में भी अंतर होता है, आगे जाके पढ़ोगे, अभी आपके सिलेबस के लिए जरूरी नहीं, आप पायरुविक एसिड लिख दो, पायरुवेट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंजाइम ने क्या किया, तो ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का है, यहां 6 कार्बन जो है अवेलेबल है, उसको तोड़ तोड़ करके 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में जो है कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो पायरुविक एसिड का फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड और COOH, और आप इसमें देख भी सकते हो 1 2 3 कार्बन है, और ग्लूकोज में आप जानते हो C6H12O6 होता है, तो 6 कार्बन है बेटा यहाँ। ठीक है, तो पहला काम क्या हुआ कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आया था, उसको पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया गया, बढ़िया बात है। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन है तो ये पायरुवेट, ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बना देगा, H2O बना देगा और एनर्जी बना देगा, जिसको बाद में माइटोकॉन्ड्रिया ATP में ट्रांसफॉर्म करके सेल को देता है। इसीलिए कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये तो एक बात हो गई कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तब क्या होगा, ऑक्सीजन यूज होगा तब क्या होगा, समझ में आ गई बात? ऑक्सीजन यूज होगा तब क्या होगा, ये तो एक बात हो गई। अब अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तब क्या होगा, तो ये तो कॉमन है, ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में टूटेगा, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटेगा, ये कॉमन है। ठीक है, अब अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है बेटा, तो ये किसके लिए है? एनिमल के लिए। ये किसके लिए है? प्लांट्स के लिए। प्लांट्स के लिए है और ये एनिमल्स के लिए है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहा, ये कॉमन है, चाहे एरोबिक पूछे चाहे एनारोबिक पूछे, ये सब में लिखना है कि भैया ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, कहां पर? साइटोप्लाज्म में, और ये फेनोमेना बेटा ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना, है ना। तो ग्लूकोज तो चलो साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड में टूट गया, अब देख रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, या कोई ऑर्गेनिज्म है जैसे यीस्ट हो गया, ये ऑक्सीजन यूज नहीं करना चाहता है। ठीक है, दो बातें हो सकती है, या तो ऑक्सीजन यूज करना नहीं चाहता है, जरूरत ही नहीं है उसको, या फिर ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, जैसे दलदली एरिया में उगने वाले पौधे होते हैं, ठीक है, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है सेल को। ठीक है, तब क्या होता है, तो दूसरा स्टेप भी बेटा, ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आप देख रहे हो, दूसरा स्टेप भी साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होता है, इथेनॉल बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और एनर्जी बना लेता है। ध्यान देने की बात यह है कि यहां एनर्जी कम बनता है, इसीलिए बस 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहां 38 ATP फॉर्म करता है बेटा। ठीक है, दोनों में अंतर देख लो कितना ज्यादा है। तो यीस्ट को, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से यीस्ट को ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, इसलिए ग्लूकोज पायरुविक एसिड में साइटोप्लाज्म में ही टूटता है, और वो पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में ही इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब सोचने वाली बात यह है कि एरोबिक का पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो मैंने बताया आपको यहाँ। ठीक है, जबकि एनारोबिक का पहला स्टेप भी साइटोप्लाज्म में होता है, दूसरा स्टेप भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है,
अब देखिएगा, इसके बाद अगर एनिमल की बात करें तो ये तो कॉमन ही है, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट गया। और दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन है। हमारे आपके स्केलेटल मसल्स में खास करके ऐसा होता है, हड्डियों से जुड़ी हुई जो मसल्स है उसमें ऐसा होता है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी है, तो फिर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में तो टूट गया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, साइटोप्लाज्म में ही इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी मतलब 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। आप चाहो तो लैक्टिक एसिड का मैंने यहां फॉर्मूला लिख दिया है, आप चाहो तो उसको याद कर लो, नहीं चाहो कोई दिक्कत नहीं। तो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। एरोबिक होगा तो सब में एक ही जैसा होगा, एक ही जैसा होगा, एब्सोल्युटली एक जैसा होगा। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटेगा, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, 38 ATP बना लेगा। ठीक है, जबकि एनारोबिक में क्या होगा, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में तो टूटेगा, लेकिन अगर आप प्लांट्स की बात करें तो वहां इथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, एनिमल्स में भी साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा और लैक्टिक एसिड एनर्जी में ब्रेकडाउन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एनिमल के एनारोबिक में CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता। समझ में आ रही है बात? चलिए अब पीछे चलते हैं, जो छोड़ दिया था हम लोगों ने। अगर आपको कहा जाए कि एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस लिखो, कोई भी 3 डिफरेंस लिखो, मोस्टली 2 या 3 डिफरेंस पूछे जाते हैं, इजीली लिख देना। आपने पूरा पढ़ा है, वो पढ़ा है अभी कि एरोबिक जो है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, यहां ऑक्सीजन यूज होता है। एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, यहां ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरोबिक में ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, एनारोबिक में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसीलिए कम एनर्जी देता है। एरोबिक का एंड प्रोडक्ट CO2 है, वाटर है, एनर्जी है, ये सब है। इसका एंड प्रोडक्ट आपने देखा, पौधे में इथाइल अल्कोहल है, CO2 है, और एनिमल में क्या है बेटा, लैक्टिक एसिड है। ठीक है, एरोबिक में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मैंने बता ही दिया। एनारोबिक में कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है बेटा। ठीक है, अगर आप एरोबिक देखें तो लगभग सारे प्लांट्स और एनिमल्स में एरोबिक होते हैं। ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो यीस्ट में, कुछ बैक्टीरिया में, इसमें तो एनारोबिक होता ही है परमानेंटली, जो एनारोबिक बैक्टीरिया है या यीस्ट है, इस सब में एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। स्पेशल केसेस हैं, जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स हो गए, एक्वेटिक प्लांट हो गया, डैम्प एरिया में उगने वाला पौधा हो गया, इस सब में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आराम से जवाब दे दोगे। एरोबिक एनारोबिक पूछ दिया जाएगा, बता दोगे। डायफ्राम का मूवमेंट बता दोगे ना। और ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में अगर आपको पूछा जाए डिफरेंस, अब तो क्लियर हो गया होगा। ब्रीदिंग सांस लेना है और छोड़ना है, रेस्पिरेशन क्या है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ब्रीदिंग में कोई एनर्जी फॉर्म नहीं करती, रेस्पिरेशन में एनर्जी फॉर्म करता है। ब्रीदिंग जो है वो फिजिकल फेनोमेना है, रेस्पिरेशन बायोकेमिकल फेनोमेना है। ब्रीदिंग में एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, रेस्पिरेशन में एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से आप आराम से लिख दोगे। ठीक है, ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी कर सकता है, रेस्पिरेशन सब में एक ही जैसा होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक, ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक। अब सारी बातें कनेक्ट हो गई बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, बीच बीच में कमेंट्स पर भी मेरा ध्यान रहता है। ठीक है, और मैंने तो बता ही दिया कि जब पढ़ाने पर बिल्कुल फोकस होता है बेटा, ठीक है, तो कमेंट्स का लगातार पढ़ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो लाइव लेक्चर के बाद मैं सारे कमेंट्स को पढ़ लूंगा। ठीक है, और कोई भी आपका कंसर्न होगा तो वो मैं बता दूंगा। आप समझते जा रहे हो, ठीक है, तो आप यस सर लिखते चले जाओ, आप अपना जो है प्रेजेंटेशन दिखाते चले जाओ। ठीक है,
अब देखो, अभी जो मैं बात कर रहा था कि ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करता है। जैसे इसमें देखो, प्लांट्स में देखो, ये अपने स्टोमेटा के थ्रू सांस ले लेता है, पता ही है तुमको, सांस लेता भी है छोड़ता भी है। लेंटिसेल्स के भी थ्रू सांस लेता है। पौधे का जो ये सब एरिया देख रहे हो बेटा, पौधे का जो ट्रंक वाला एरिया है ना, उसका जो तना होता है मोटा सा, उसके ऊपर लूजली पैक्ड डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। यहां से भी ये सांस ले लेता है, ठीक है। और रूट में जो ये पतला पतला हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, ठीक है, तो ये अपने रूट हेयर से भी सांस ले लेता है, ठीक है। हर जगह डिफ्यूजन मेथड इन्वॉल्व होता है। डिफ्यूजन से आराम से जो है एयर, ऑक्सीजन पौधे के बॉडी में चली जाती है, ठीक है। तो पौधा तो इस तरह से सांस लेता है। अब अगर आप इंसेक्ट को देखो, तो इंसेक्ट के बॉडी पर छोटे छोटे से छेद होते हैं, ये जो देख रहे हो आप, ये जो देख रहे हो आप, ये इसको स्पिरैकल कहा जाता है। स्पिरैकल की मदद से जो है सांस ले लेता है। और अंदर में जो है रेस्पिरेटरी ब्रांचेज जैसे बने हुए रहते हैं, जिसको ट्रैकी कहा जाता है। तो ट्रैकी के थ्रू वो अपने पूरे बॉडी में उसको स्प्रेड कर लेता है। तो ध्यान यही रखना है कि ये स्पिरैकल के थ्रू सांस ले लेता है, इंसेक्ट वगैरह। अब ये जो अर्थवर्म है बेटा, ये अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू सांस ले लेता है। अर्थवर्म जो होता है, चाली जो होता है, उसका स्किन हमेशा भीगा हुआ रहता है, तो ये अपने स्किन के थ्रू सांस ले लेता है। इस ब्रीदिंग को बेटा क्यूटेनियस ब्रीदिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? क्यूटेनियस ब्रीदिंग भी कहा जाता है। और अगर हम फ्रॉग्स की बात करें, ठीक है, तो जब ये बहुत छोटा होता है तो इसका लार्वा बेटा टैडपोल लार्वा कहलाता है, टैडपोल लार्वा कहलाता है, ठीक है। इस समय तो ये गिल ब्रीदर होता है, गिल से सांस लेता है। लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसमें लंग्स डेवलप कर जाता है, तब ये स्किन से भी सांस लेता है और अपने लंग्स से भी सांस लेता है। एक खास बात मैं आपको और बता दूं कि जब मेढक हाइबरनेशन में होता है, जब गर्मी का सीजन बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है, और मेढक किसी ठंडे जगह पर, कोई जो है किसी गुफा वगैरह में कहीं जाके वो आराम कर रहा होता है, गर्मी से अपने आप को बचा रहा होता है, उस समय वो अपने स्किन से ही सांस लेता है, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अगर आप देखो तो वो अलग अलग तरीके से ब्रीदिंग करता है, अलग अलग तरीके से सांस लेता है। अब मछलियों में देख लो आप, ब्रीदिंग इन फिश देख लो, मछलियां कैसे सांस लेती हैं। तो मछलियां ऑक्सीजन या ऑक्सीजनेटेड वाटर, ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व्ड है, रहता ही है, तो मछली उसको अपने मुंह के द्वारा अपने मुंह में भर लेती है। अब इसका जो गिल वाला एरिया है, मछलियों के बारे में तो पता ही है तुमको कि मछलियां गिल से सांस लेती हैं, तो इसका ये गिल वाला जो एरिया है, ठीक है, ये देख रहे हो, ये इसका गिल से बेटा, सबने देखा होगा, मछली तो खाते ही होगे। और इसके ऊपर ये कवर जो देख रहे हो ना, जिसको एक आदमी ने यहां उठा रखा है, ये कवर बेटा ऑपरकुलम कहलाता है, ऑपरकुलम कहलाता है, ऑपरकुलम कहलाता है, ठीक है। तो ऑपरकुलम से ढका हुआ है, गिल्स जो है वो ढका हुआ रहता है। तो मछली ने पानी को अंदर लिया, अपने मुंह को खोला, पानी अंदर ले लिया। अब उस पानी में जो ऑक्सीजन था, सारा का सारा ऑक्सीजन उसके गिल्स में आ गया, गिल्स में डिफ्यूजन हो गया। और गिल्स में जो CO2 था, उसको उसने क्या किया, तो वाटर में डिसॉल्व कर दिया, वाटर से ऑक्सीजन ले लिया, और गिल्स में पहले से जो स्टोर्ड CO2 था, उसको उसी वाटर में डिसॉल्व कर दिया, और ऑपरकुलम ओपन किया, सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के थ्रू उसने बाहर निकाल दिया। तो अब यहां एक चीज सोचने वाली है, एक चीज सोचने वाली है, क्या कि जब उसने पानी लिया, ऑक्सीजनेटेड वाटर लिया,
तब उसका मुंह बंद था और दोनों तरफ से मुंह खुला था और दोनों तरफ से ऑपरकुलम बंद था। जब सांस लेना है तो मुंह खोलेगी, ऑपरकुलम बंद रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया, CO2 उसमें मिला भी दिया। अब फाइनल तुम देखो, जब ये सांस छोड़ रही होती है तो इसका मुंह बंद होता है, माउथ क्लोज्ड होता है, और ऑपरकुलम जो है वो ओपन रहता है। ठीक है, और सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जब सांस लेगी तो माउथ ओपन रहेगा, ऑपरकुलम बंद रहेगा, और जब सांस छोड़ेगी तो माउथ बंद रहेगा, ऑपरकुलम ओपन रहेगा, ताकि पानी निकल सके और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जा सके। ठीक है, तो मछलियां बेटा इस तरह से सांस लेती है। देख लो, गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिशेज। फिशेज टेक इन ऑक्सीजन व्हिच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर थ्रू द गिल्स। ठीक है, पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व था, इसने गिल्स के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लिया। Since availability of oxygen is less in aquatic environment, very important question, NCERT ने भी पूछा है कि पानी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम होती है, इसीलिए aquatic organisms को बड़ी तेजी से सांस लेना पड़ता है, ताकि बॉडी में जो डिमांडेड ऑक्सीजन है उसको फुलफिल किया जा सके। बहुत तेजी से सांस लेना पड़ता है। ठीक है, और सांस कैसे लेती है मैंने आपको समझा ही दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सबका? लिखिए जरा सा। तो हर ऑर्गेनिजम्स में ब्रीदिंग का तरीका अलग अलग होता है बेटा। ठीक है, अब प्लांट्स कैसे ये करता है, ब्रीदिंग करता है? ठीक है, ये तो आपको पता ही है, स्टोमेटा के थ्रू करता है। लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ये मैंने फिर से बताने के लिए आपको जो है ये डायग्राम लगवा दिया कि पौधे दरअसल, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में है कि पौधे हमेशा ऑक्सीजन ही लेते हैं, सॉरी हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, ड्यूरिंग द डे हमेशा वो ऑक्सीजन का भी यूज करता है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और तुमको 24 घंटा ऑक्सीजन देता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। दिन के समय में पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फोटोसिंथेसिस करता है, पढ़े हुए हो आप न्यूट्रिशन में, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू O2 रिलीज करता है। तो सारे O2 को रिलीज ही थोड़े कर देता है, जितना उसको रिस्पायरेशन के लिए जरूरी है उतना रख लेता है, और रेस्ट ऑक्सीजन बेटा, रेस्ट ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करता है, एटमॉस्फेयर को रिलीज करता है। रेस्ट ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को रिलीज करता है, सारा का सारा ऑक्सीजन नहीं देता। तो दिन में क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है तो अपना ही ऑक्सीजन बना के उसी को यूज कर लेता है। ऑक्सीजन दिन में भी लेता है, ये बात क्लियर रखो दिमाग में, क्योंकि पौधे को भी रिस्पायरेशन करना है, ऑक्सीजन यूज करना है, तो एटमॉस्फेयर से नहीं लेता है, कंप्लीटली एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट जैसे हम लोग हैं वैसे नहीं रहता है, खुद का ऑक्सीजन बनाता है और उसी में से जितनी जरूरत होती है उतना रख लेता है। अब यहाँ ये ओपन स्टोमेटा, क्लोज्ड स्टोमेटा पर ध्यान मत देना, ये सिर्फ यहाँ ओपन और क्लोज्ड स्टोमेटा तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, सिर्फ ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है प्रोसेस को दिखाने के लिए। ओके बेटा, अब रात के समय क्या होता है? रात के समय तो पौधा जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं, तो ये हमारे आपके जैसे ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, उसको रिस्पायरेशन में यूज करता है, और जैसे हम आप CO2 रिलीज करते हैं वैसे ही पौधा भी CO2 रिलीज करता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि रात के समय पौधे के नीचे सोना नहीं चाहिए या बहुत ज्यादा समय बिताना नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दिन के समय मतलब पौधे भी, मैं ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि पौधे भी 24 घंटा रिस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं। दिन के समय अपने वाले फोटोसिंथेसिस वाले ऑक्सीजन में से ही यूज कर लेते हैं, रात के समय वो भी एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन लेके अपना जो है रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? लिखो जरा सा। चलो बेटा, अब अगले नंबर में चले आओ, रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस।
ह्यूमन में रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन तो मैंने बता ही दिया। अभी हम लोग इसका ब्रीदिंग स्टेप्स देखने जा रहे हैं, ब्रीदिंग स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि आदमी कैसे ब्रीदिंग करता है, क्योंकि ब्रीदिंग में मैंने आपको बता ही दिया था, ब्रीदिंग में मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या होता है बेटा। ब्रीदिंग में हर ऑर्गेनिज्म में ये ब्रीदिंग अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स जो है वो एडजस्टेड है, नेचर ने सेट कर दिया है, उस हिसाब से ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो होता है। ठीक है, तो उसी सीरीज में ह्यूमन का भी ब्रीदिंग हम आपको बताते हैं कि ये कैसे ब्रीदिंग करता है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि ये हो गया मान लीजिए नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल ये नाक में जो दो छेद है, बीच में सेप्टा है, सेप्टा से दोनों छेद अलग अलग है, तो ये नॉस्ट्रिल हो गया बेटा। तो नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन इन करता है, नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन इन करता है। ठीक, और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाला जो एरिया, अच्छा रेडी हो गया, चलो इस कलर से इसको कलर करते हैं। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूं, ये नेसल पैसेज होता है, या फिर इसको हम लोग नेसल कैविटी भी कहते हैं, नेसल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी क्लियर है ना बेटा। इसको हम लोग नेसल कैविटी भी कहते हैं। अब ठीक है, चलो, तो ऑक्सीजन रिच एयर आया, नॉस्ट्रिल में आया, वहां से नेसल कैविटी में गया। अब नेसल कैविटी से ये आगे फेरिंग्स में उतरता है, आगे ये फेरिंग्स में उतरता है। अब कहोगे सर ये फेरिंग्स क्या होता है, तो बेटा हमारे आपके गले में एक कॉमन नली है, कॉमन डक्ट है। जब आप खाना खाते हो ना तो वो भी फेरिंग्स में ही जाता है, और जब आप सांस लेते हो वो भी फेरिंग्स में ही जाता है। आगे जाके फेरिंग्स दो नलियों में डिवाइडेड होता है, खाना अपनी नली में फूड पाइप में चला जाता है, ठीक है, और सांस अपनी नली एयर पाइप में चला जाता है। तो फेरिंग्स एक कॉमन डक्ट है जिसमें आपकी सांस भी जाती है, एयर भी जाती है, और आप जो खाना खाते हो वो फूड भी जाता है। ठीक है, अब फेरिंग्स के बाद एयर जो है, रुकिए मैं आपको इसको दूसरे डायग्राम से पहले बता देता हूं, दूसरे क्लियर डायग्राम से, तब एनसीईआरटी डायग्राम में फिर से वापस आएंगे। एयर आया नॉस्ट्रिल से, नेसल कैविटी में गया, नेसल कैविटी में हेयर्स भी हैं, नेसल कैविटी में म्यूकस ग्लैंड भी है, सारी गंदगी को वो वहीं रोक लेता है। एयर के साथ हम जो इनहेल करते हैं एयर, उसमें जो भी गंदगी रहती है उसको वो वहीं रोक लेता है। नेसल हेयर रोक लेता है, या म्यूकस अपने आप में उसको चिपका लेता है, वहां भी म्यूकस ग्लैंड है, चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है म्यूकस, उसमें वो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल को चिपका लेता है। ठीक है, और हवा जो जाती है अंदर उसके टेम्परेचर को भी कम करता है। म्यूकस वेपर्स भी होते हैं वहां जो उसके टेम्परेचर को कम कर देते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर की हवा है, गर्म हवा है, उतनी गर्म हवा जब हमारे आपके लंग्स में जाती है, ठीक है, तो वो लंग्स को हार्म कर सकती है, इसीलिए एयर को पहले से ही मॉइस्चर कर देता है, पहले से ही उसके टेम्परेचर को रेगुलेट कर देता है। ठीक है, पढ़ोगे ये सब बातें भी आगे पढ़ोगे। ठीक है, अभी फिलहाल आपके सिलेबस के लिए यही है कि नाक से हवा जब अंदर जा रही होती है तो वहां नेसल हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, वहां म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सारे के सारे डर्ट पार्टिकल्स, जर्म पार्टिकल्स सब यहीं रुक जाते हैं। फिर एयर फेरिंग्स में चला जाता है, और फेरिंग्स के बाद फिर ये, जस्ट ए मिनट बेटा, फेरिंग्स के बाद फिर ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये हो गया लैरिंग्स। लैरिंग्स में आती है। अब कहोगे सर लैरिंग्स क्या होता है, तो लैरिंग्स बेटा हमारा आपका वॉइस बॉक्स होता है। हम आप जो बोलते हैं ना तो वाइब्रेशन यहां से जनरेट होती है।
ठीक है। तो एयर जो है वो लैरिंग्स होते हुए फिर एयर पाइप में चली जाती है, एयर पाइप में चली जाती है, जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं बेटा। ठीक है। इस ट्रैकिया में इस टाइप के सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं, इस टाइप के सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं जो कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। ठीक है। इसको कहा जाता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये टोटल सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं बेटा। ठीक है। जो क्या करते हैं, तो हमारे आपके विंड पाइप को, हमारे आपके एयर पाइप को, एयर ट्यूब को कलैप्स होने से बचाते हैं, कलैप्स होने से बचाते हैं, पिचकने से बचाते हैं। क्योंकि अगर पिचक गया तो क्या परेशानी हो जाएगी, फिर ना हवा अंदर आएगी ना हवा बाहर जाएगी। तो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स है बेटा। ठीक है। पूरे के पूरे आपके एयर ट्यूब में, पूरे के पूरे आपके विंड पाइप में, ट्रैकिया में, जो कि इसको कलैप्स होने से बचाता है। ठीक है। हम आपको इसका जो है ये भी दे देंगे, फ्लो चार्ट भी दे देंगे, अभी आप पूरा का पूरा समझिए अच्छी तरह से। ठीक है। जैसे हमने उसमें दे दिया था आपको फ्लो चार्ट न्यूट्रिशन में, उसी तरह इसमें भी दे देंगे, अभी इन डिटेल्ड आप समझिए। अब ये जो है ये आगे जाके दो डक्ट्स में बट जाता है, दो डक्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। कौन सा? ये जो आपका विंड पाइप था ये आगे जाके दो डक्ट्स में डिवाइड होता है। चूंकि राइट साइड वाले लंग्स को भी कनेक्ट करना है, लेफ्ट साइड वाले लंग्स को भी कनेक्ट करना है, तो एयर ट्यूब आया, विंड पाइप आया, आगे जाके दोनों पार्ट में डिवाइडेड हो गया दोनों लंग्स को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। और बेटा ये पॉइंट जो है ये ब्रोंकस कहलाता है, ब्रोंकस कहलाता है, ये डिविजन्स ब्रोंकस कहलाता है। ब्रोंकस फिर आगे जाके और भी जो है अपने डिविजन्स में बट जाता है, और भी पतले पतले डिविजन्स में बट जाता है। ठीक है बेटा। और फाइनली बढ़ते बढ़ते डिवाइडेड होते होते, ठीक है, ये ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ब्रोंकियोल्स आप देखो, ये ब्रोंकस आया और बट गया, और ज्यादा बट गया, और ज्यादा बट गया, और जाते जाते एंड पर बहुत पतला हो जाता है, जिसको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। और ब्रोंकियोल्स में इस टाइप का अंगूर के गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर जो है वो कनेक्टेड रहता है। ठीक है बेटा, जिसको हम लोग एल्वेलाई कहते हैं। ठीक है। तो हवा कैसे अंदर जाती है समझ में आ गया, एल्वेलाई तक पहुंचा दिए इसको। ठीक है। और भी आपको जो है और भी डायग्राम्स के थ्रू और भी अच्छी तरह से बताता हूं। यहां एक चीज बच गया बताने के लिए, जब बड़े होते हो ना, जब प्यूबर्टी होती है ना, मतलब जब आप धीरे धीरे आपके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स डेवलप करने लगते हैं। ठीक है। तो खास करके मेल्स में देखोगे कि ये वाला जो पॉइंट है, ये जो वॉइस बॉक्स है हमारा, ये जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के कार्टिलेज, लैरिंग्स जो बना हुआ है ये भी कार्टिलेज से ही बना हुआ है, तो लैरिंग्स के कार्टिलेज और ज्यादा डेवलप कर जाते हैं, और ये एडम्स एप्पल में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। ये प्रोजेक्शन जैसा बन जाता है, ये एडम्स एप्पल कहलाता है। तो एडम्स एप्पल कुछ नहीं है, लैरिंग्स का ही डेवलप्ड फॉर्म होता है। ठीक है। ये तो एनसीईआरटी पॉइंट्स है, यहां आएंगे बाद में। पहले आप इसका पूरा का पूरा प्रोसेस चेक कर लो, पूरा का पूरा प्रोसेस चेक कर लो। ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ याद है ना, कि फिर बता दें। सबसे पहले ऑक्सीजन रिच एयर एनवायरनमेंट से आया। कहाँ आया था बेटा? नेसल कैविटी में। वहां से कहाँ गया? फेरिंग्स में। वहां से कहाँ आया? लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में आ गया ना। ट्रैकिया के बाद बेटा ये कहाँ? ट्रैकिया मतलब वही विंड पाइप, विंड पाइप जिसमें सी शेप्ड रिंग्स लगे हुए थे।
ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकस में आ गया, ब्रोंकस से फिर ब्रोंकियोल्स में आ गया, ब्रोंकियोल्स से एल्वेलाई में पहुंच गया। ठीक है, वही अंगूर का गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर जो हमने आपको बताया था। ठीक है, अब वहां क्या होगा कि वहां एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में हो जाता है। अब कहोगे सर ये कैसे हो जाता है? अब एल्वेलाई का स्ट्रक्चर पहले देख लो और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ये हमने एक एल्वेलस का स्ट्रक्चर जो है वो यहां दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, एल्वेलस का स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। ढेर सारा एल्वेलाई है तो एक स्ट्रक्चर है तो एल्वेलस हो गया, ढेर सारा स्ट्रक्चर है तो बेटा वो एल्वेलाई हो गया, ढेर सारा स्ट्रक्चर है तो वो एल्वेलाई हो गया। ठीक है, तो ये जो एल्वेलस है, हर एक एल्वेलस के मतलब हर एक एल्वेलाई के चारों तरफ बेटा ब्लड रेटिकुलेट्स होते हैं, मतलब ब्लड रेटिकुलेट्स का जाल वहां बिछा हुआ रहता है। तो ऑक्सीजन जैसे ही एल्वेलाई में आता है, ऑक्सीजन आया एयर के साथ, तो ये ऑक्सीजन हमारे आपके ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है, ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। और ब्लड इसको जो है, ब्लड इसको सेल, टिश्यूज, सब जगह जहां जहां जरूरी है वहां पहुंचा देता है। अब उसके बाद तो आपको पता है कि जब ऑक्सीजन सेल में पहुंच गया तो भैया यहां रेस्पिरेशन होगा, CO2 बनेगा। अब ये CO2 उसी ब्लड के थ्रू, CO2 भी उसी ब्लड के थ्रू यहां तक चला आता है, एल्वेलाई तक चला आता है। समझ में आ रही है बात? CO2 फिर उसी ब्लड के थ्रू आ जाता है। ठीक है, अब वहां ब्लड प्लाज्मा भी काम करता है बेटा, ब्लड प्लाज्मा भी काम करता है और हेमोग्लोबिन भी काम करता है। ठीक है, मतलब आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है ना, जानते हो ना सब? ठीक है, ऑक्सीजन जब ले जाना है सेल के पास, पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन में, ऑक्सीजन जब ले जाना है सेल के पास, ठीक है, तब तो मोस्टली ऑक्सीजन को आरबीसी अकेले लेके चला जाता है, सारे के सारे सेल्स तक पहुंचा देता है। लेकिन लाते वक्त ब्लड प्लाज्मा भी काम करता है, आरबीसी भी काम करता है। तो चलो कार्बन रेस्पिरेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ भी गया और यहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हो कि सेल एल्वेलाई में फिर से डिफ्यूज आउट भी हो गया। तो एल्वेलाई में ऑक्सीजन आता है, ब्लड में मिल जाता है, सारे पार्ट में चला जाता है, रेस्पिरेशन होता है, फिर ब्लड से ही कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है और एल्वेलाई में रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो एल्वेलाई क्या है बेटा? बलून लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो गैसियस एक्सचेंज में काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन आया, दे दिया, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड आया, फिर निकाल दिया। ठीक है, वॉल्स ऑफ एल्वेलाई आर ओनली वन सेल थिक। एल्वेलाई का जो वॉल होता है वो सिर्फ एक सेल थिक होता है ताकि आराम से ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज इन कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डिफ्यूज आउट हो सके। ठीक है, अब यहां जरा सा देखो, contains an extensive network of blood vessels which helps in the exchange of gases। मैंने बता ही दिया, यहां ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ब्लड रेटिकुलेट्स बहुत ज्यादा होते हैं ताकि गैसियस एक्सचेंज एल्वेलाई में बहुत आराम से हो सके, बहुत आसानी से हो सके। ठीक है, अब चले और यहां एल्वेलाई में आ गया था ऑक्सीजन, बढ़िया बात है। यहां से ऑक्सीजन जो है वो चला गया सेल्स में, टिश्यू में, रिस्पिरेशन हो गया, बढ़िया बात है। एल्वेलाई में ये तो लिखना ही ना पड़ेगा बेटा कि ये ऑक्सीजन का भी एक्सचेंज करता है, CO2 का भी एक्सचेंज करता है, लिखना तो दोनों पड़ेगा। ऑक्सीजन अंदर भेजता है, CO2 को बाहर निकालता है। ठीक है, अब रिस्पिरेशन के बाद ये CO2 जो आपके एल्वेलाई में आया तो बाकी गैसेस तो वहीं रुकी हुई थी, वहां से सिर्फ ऑक्सीजन गया था। एक बात ध्यान देने की है कि आप जब सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन ही एंटर नहीं करती है,
एयर के ढेर सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ढेर सारे गैसेस होते हैं जो इंटर करते हैं, लेकिन वो हमारे आपके लंग्स में ही रुक जाते हैं, एल्वेलाई में ही रुक जाते हैं, वहां से सिर्फ ऑक्सीजन अंदर आता है, और उधर से रिस्पायरेशन के बाद जब CO2 आता है तो वो CO2 उन्हीं रुके हुए गैसेस में मिल जाता है, और फिर वो सारी गैसेस क्या होती है, सारी गैसेस क्या होती है, एल्वेलाई से ब्रोंकियोल्स में चली आती है, ब्रोंकियोल्स में चली आती है, ब्रोंकियोल्स से ब्रोंकस में आती है, ब्रोंकस से ट्रैकिया, मतलब जैसे जैसे गया था, ट्रैकिया से नेसल कैविटी में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट है जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपको दिखा देता है कि भैया सांस कैसे लेते हैं और सांस कैसे छोड़ते हैं। अब यहां कुछ एनसीईआरटी पॉइंट्स को आप देख लो। इफ द एल्वेलर सरफेस वेयर स्प्रेड आउट, रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं। इफ द एल्वेलर सरफेस वेयर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। अगर सारे के सारे एल्वेलाई को फैला दिया जाए तो वो लगभग 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा, आपके बॉडी से कई गुना ज्यादा एरिया कवर करेगा। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है, तो इफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन आपके बॉडी को मिल जाता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन आपके बॉडी में सप्लाई हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की जरूरत बॉडी को कम पड़ती है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स को एनारोबिक रेस्पिरेशन की जरूरत कम पड़ती है। अब देखिएगा, बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज टू टेक प्लेस। ठीक है, जितना बड़ा सरफेस रहेगा उतना ही आराम से गैसियस एक्सचेंज होगा। अब अगर ऐसा ना होता, अगर डिफ्यूजन से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सप्लाई होता, ठीक है, अगर ये नहीं होता, ब्लड नहीं होता, एल्वेलाई नहीं होता, डिफ्यूजन से एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे सेल में, तीसरे से चौथे सेल में, इस तरह से अगर ऑक्सीजन सप्लाई होता तो क्या यह आसान होता? प्रॉब्लम होती कि नहीं होती? लिखिए जरा सा। बिल्कुल प्रॉब्लम होती, 100% प्रॉब्लम होती। क्या प्रॉब्लम होती? आपके लंग्स से ऑक्सीजन को एक बार आपके पैर तक डिफ्यूज होके जाने में लगभग 3 साल का समय लग जाता। तब तक क्या करता सेल भाई? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही है, तो तब तक बेटा सेल क्या करेगा? इंतजार करेगा? नहीं बेटा, मर जाएगा। सेल डेड हो जाते, टिश्यू डेड हो जाते, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, ऑर्गेनिज्म भी डेड हो जाता। ठीक है, तो एनसीईआरटी पूछता है, आरंट यू ग्लैड दैट वी हैव हेमोग्लोबिन? क्या खुश नहीं हो कि हमारे आपके पास हेमोग्लोबिन होता है? भैया बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हेमोग्लोबिन है तो एल्वेलाई से ऑक्सीजन को उठा के लेके जाता है ना, सारे के सारे सेल्स में पहुंचा देता है, रिस्पायरेशन होती है, एनर्जी बनती है। ठीक है, फिर उधर से CO2 को भी हेमोग्लोबिन और ब्लड प्लाज्मा लाके एल्वेलाई तक पहुंचाता है। बार बार बता रहा हूं आपको, एल्वेलाई तक लाके पहुंचाता है। एल्वेलाई उसको जो है बाहर का रास्ता दिखा देता है कि अब तुम्हारी जरूरत शरीर में नहीं है, बॉडी में नहीं है, अब तुम बाहर जाओ। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ह्यूमन में ब्रीदिंग होता है। ठीक है, विंड पाइप में आया, अरे वही ट्रैकिया, यहां से दोनों लंग्स में चला गया बेटा, दोनों साइड के लंग्स में चला गया, ब्रोंकस के थ्रू, ये ब्रोंकस हो गया। ब्रोंकस आगे जाके ब्रोंकियोल्स में बहुत पतले पतले पाइप्स में बढ़ जाता है। यहां एल्वेलाई है जो गैसियस एक्सचेंज में टेक पार्ट करता है। तो इस तरह से ह्यूमंस ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, अब तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरा समझ में आ गया। फटाफट कमेंट करो, रेस्पिरेशन में कोई परेशानी किसी को? चलो ठीक है बेटा, अच्छी तरह से पढ़ो, जम करके पढ़ो। ठीक है, बीच बीच में क्वेश्चन सेशन भी अलग से मैं लेता रहूंगा आपके लिए, है ना। और जिस लेक्चर में जरूरी हो स्क्रीनशॉट लेना,
ठीक है, तो वहाँ फिर से लेक्चर को आप रिवाइज कर लो, जिस जिस पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लो, उसका नोट्स बना लो, ठीक है। और कमेंट्स के लिए तो मैंने कह ही दिया कि कमेंट्स में बाद में पढ़ लूँगा, लेक्चर ख़त्म होने के बाद पढ़ लूँगा, ठीक है। तो कमेंट्स में पढ़ लिया करूँगा, और एनसीईआरटी कंसर्न जो भी बातें हैं मैं कोशिश करूँगा उसको अगले लेक्चर में इंक्लूड कर देने की, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जम के पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, थैंक यू।